Hello students, today I am going to start my next topic, chapter 1, sexual reproduction, page number 9 of NCERT book. कल आप लोगों ने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें हमें दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एट अ टाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल. क्लियर? Sexual reproduction involves the formation of male and female gamete in either the same individual or टू इंडिविजुअल. या तो एक इंडिविजुअल ही उसी के लिए रिक्वायर्ड हो जिससे कि दोनों सेक्सेस के दोनों हार्मोन्स दोनों हमारे गैमीट्स प्रोड्यूस हो जाए एक ही से, या दो अलग अलग हमें इंडिविजुअल्स की ज़रूरत हो जो सेपरेट अपने गैमीट्स का प्रोडक्शन कर सकें. दीज गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट विच डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल. ये जो दो गैमीट्स होंगे, मेल गैमीट स्पर्म, फीमेल गैमीट एग या ओवम, ये दोनों जब फ्यूज करेंगे तो इनसे क्या बनेगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा. ठीक है. Offspring are not identical to each other or to the parents. So sexual reproduction give rise to diversity among living organism. अगर हम माइटोसिस की बेटा बात करते हैं तो माइटोसिस का मतलब होता है आपका ऐसा डिवीजन जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए होता है. सेकेंड डिवीजन है हमारा मियोसिस, जिससे कि हमारे गैमीट्स बनते हैं. गैमीट्स जो बनते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं. क्योंकि वो कैसे होते हैं? रिडक्शन डिवीजन से बनते हैं. क्यों होता है रिडक्शन डिवीजन? कि अगर रिडक्शन डिवीजन नहीं होता तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो गैमीट्स को फ्यूज करके फिर से एक नया इंडिविजुअल बनाना है ना, तो उस इंडिविजुअल की रेस कॉन्टिन्यूटी, उसकी जो उसका जेनेटिक मेकअप है उसको भी मेंटेन करके चलना है. ठीक है. तो उसके लिए मियोसिस होना इज इंपॉर्टेंट. तो एक बार मियोसिस होने के बाद वंस द गैमीट्स आर फॉर्म्ड, द गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट एंड दैट जाइगोट डेवलप इनटू न्यू individual or new organism, and that organism is not the total carbon copy of its parent. वो पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होता है, उसके पास वेरिएशंस होते हैं. ठीक है. इसीलिए डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज फेजेस ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ के फेजेस के लिए, फेजेस का मतलब स्टेप्स. पहला स्टेप हमें दे रखा है जुवेनाइल फेज, जिसको हम प्लांट के केस में बोलते हैं वेजिटेटिव फेज, जिसमें प्लांट की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, मैच्योरेशन होता है. ओके. सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव फेज. ऐसा फेज जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपने रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाता है, मतलब अब उसमें इतना ग्रोथ डेवलपमेंट हो चुका है कि नाउ इट इज रेडी फॉर द रिप्रोडक्शन प्रोसेस. थर्ड इज सेनेसेंस फेज. सेनेसेंस फेज का मतलब होता है ओल्ड एज फेज. ऐसा फेज जिसमें वो एजिंग पीरियड में जा चुका है. Once the reproductive phase gets over, now the individual enters the senescence phase. Clear? मतलब कि एज उसकी हो गई, अब वो जो है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को स्लो डाउन करेगा इसमें, और इतनी स्लो होगी कि धीरे धीरे उसके बाद उसकी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी. और इसी फेज के लिए, इन तीनों फेजेस के होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. क्लियर? कम टू नेक्स्ट स्लाइड. प्लांट एग्जिबिटिंग अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना. प्लीज आप लोग एनसीईआरटी पेज नंबर 9 को जरा अच्छे से केयरफुली देखिए. इसमें आपको दे रखे दो प्लांट्स के बारे में दिया है. फर्स्ट इज बैम्बू, जो अपने पूरे लाइफ टाइम में फ्लावर्स वंस, मतलब कि उसका पूरा टाइम पीरियड आपको दिया है 50 to 100 ईयर्स ऑफ एज, उसमें सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करता है. एंड द सेकेंड प्लांट इज स्ट्रॉबिलेंथस कुंतियाना, जिसका कॉमन नेम है नीला कुरंजी. वो अपने लाइफ स्पैन में कितनी बार फ्लावर करता है? 1 बार. वो भी 1 टाइम ही करता है, लेकिन उसका लाइफ स्पैन 12 मतलब कि 12 ईयर्स में वंस इन 12 ईयर. वंस इन 12 ईयर समझ रहे हैं? मतलब कि बैम्बू ने तो पूरे लाइफ टाइम में उसने एक बार फ्लावरिंग किया, लेकिन स्ट्रॉबिलेंथस कुंतियाना 12 साल में एक बार करता है. एनसीईआरटी का आप डेटा देखिए, इन्होंने दे रखा है सितंबर अक्टूबर 2006 में वो 6 में उसने फ्लावरिंग की थी. नेक्स्ट 12 ईयर्स काउंट कीजिए, फिर नेक्स्ट 12 ईयर काउंट कीजिए, फिर एक्सपेक्टेड डेट निकालिए कि अब वो कब फ्लावरिंग करेगा. अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, कहाँ पे प्रेजेंट है, ये कहाँ पे होते हैं प्लांट्स? ये होते हैं केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु. ये पूरा ब्लू कलर का दिखने लगता है जब इसमें फ्लावरिंग होती है. बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, इसीलिए बहुत ही कॉमन प्लेस है टूरिस्ट के लिए, घूमने के लिए. क्लियर? कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ, जिसमें आपको साइकिल्स के बारे में दिया है. पहली साइकिल है आपकी एस्ट्रस साइकिल, जो कि नॉन प्राइमेट्स में होती है. मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि प्राइमेट्स में होती है. कौन सी साइकिल? एस्ट्रस एंड मेंस्ट्रुअल. डिफरेंस आता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि ओवरीज में जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं पर मंथ, ओविडक्ट में जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं, नॉन प्राइमेट्स में हम उसको एस्ट्रस साइकिल के नाम से जानते हैं, एंड इन केस ऑफ द प्राइमेट्स वन वी कॉल्ड इट एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल.
क्लियर. नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स एंड सीजनल ब्रीडर्स. व्हाट आर कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स? जो अपने रिप्रोडक्टिव फेज में कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. ठीक है, उनका कोई फेवरेबल सीजन नहीं है, कोई फेवरेट टाइम नहीं है कि उनको तभी रिप्रोडक्शन करना है. वो कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं अपने रिप्रोडक्टिव पीरियड में. क्लियर. दे आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स. लेकिन कुछ आपके ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनको अपने रिप्रोडक्शन के लिए एक पर्टिकुलर सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सीजनल ब्रीडर्स. ओके. Come to next slide. Events in sexual reproduction. Page number 10 of NCERT. Actually this is very complex. बहुत ही typical होता है, complex होता है. इसीलिए इसको easy करने के लिए इसको 3 steps में divide किया गया है. First is pre-fertilization event, fertilization event एंड लास्ट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. फर्टिलाइजेशन होने से पहले का इवेंट और उसके होने के बाद का इवेंट. तो बात आती है, सवाल उठता है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स. प्री फर्टिलाइजेशन मतलब उससे पहले का टाइम पीरियड. उस पीरियड में भी हमने 2 स्टेप्स में पढ़ना है इसको. फर्स्ट इज गैमीटोजेनेसिस एंड सेकेंड इज गैमीट ट्रांसफर. गैमीटोजेनेसिस का बेटा क्या मतलब होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट. मेल और फीमेल के गैमीट्स का फॉर्मेशन. ठीक है, मेल के गैमीटोजेनेसिस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल को बोलते हैं oogenesis. ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड oogenesis मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवन. ठीक है, अब इसको फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिए कि गैमीट्स फॉर्म्ड आर हैप्लॉइड इन नेचर एंड फॉर्म्ड बाय विच डिवीजन? मियोसिस डिवीजन. सेल्स विच अंडरगो meiosis division called as myocytes. Myocytes are always diploid 2n. वो सेल्स जिसमें meiosis हो रहा है वो 2n है. जिनसे हमारे गैमीट बनते हैं वो क्या होते हैं? n होते हैं. 2n से n बन रहा है. डिप्लॉइड से हैप्लॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, वंस द गैमीट्स आर फॉर्म्ड, इन सम केसेस द गैमीट्स फॉर्म्ड आर मॉर्फोलॉजिकली totally similar. There is no distinguish between male and female gamete. तो उनके ऐसे gametes को हम लोग बोलते हैं homogametes and isogametes. When there is distinguish, when there is difference between the male and female gamete, then they are called as heterogametes or anisogametes. Clear? जब morphologically वो देखने में same नहीं होते हैं, कुछ हमारा difference होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? anisogametes बोलते हैं. Clear? एनाइसोगैमीट्स के केस में 2 केसेस हैं हमारे. एक मेल को हम बोलते हैं एंथेरोजॉइड्स और फीमेल को हम क्या बोलते हैं? देखिए दे रखा है आपको, एग और ओवम. इज दैट क्लियर? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ पेज नंबर 11 एनसीईआरटी बुक. आपको टर्म्स दे रखी है मोनोइशियस, डाइशियस. बेटा मोनोइशियस का मतलब होता है एक ही ऑर्गेनिज्म में व्हेन बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सिंगल ऑर्गेनिज्म, उसे आप बोलते हैं मोनोइशियस. जब अलग अलग होता है तो आप उसे क्या बोलते हैं? डाइशियस बोलते हैं. ठीक है, मोनो मीन्स सिंगल. ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं होमोथैलिक. और अगर अलग अलग है, सेक्सेस सेपरेटली प्रेजेंट है, तो हेट्रोथैलिक और डाइशियस. तो अगर हम डाइशियस की बात करें तो मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा. तो फीमेल फ्लावर वाले प्लांट जो होते हैं पिस्टिलेट कहलाते हैं और जो मेल वाले हैं वो क्या कहलाते हैं? स्टैमिनेट कहलाते हैं. इज दैट क्लियर? और अगर इसी चीज को आप एनिमल्स के केस में पढ़ेंगे, इन केस ऑफ एनिमल्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअलिटी, व्हेन सिंगल ऑर्गेनिज्म हैविंग बोथ द सेक्सेस कॉल्ड एज हर्माफ्रोडाइट. ठीक है, उसे हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं. और अगर अलग अलग है तो यूनिसेक्सुअल. क्लियर हो रहा है ना? यूनिसेक्सुअल. देखिए यहाँ पे आपको लास्ट लाइन में आपकी बुक में भी दे रखा है, एग्जाम्पल्स क्लियरली मेंशन. कॉकरोच इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पीशीज और अर्थवॉर्म एग्जाम्पल ऑफ हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड. गैमीट ट्रांसफर. अब आपने गैमीटोजेनेसिस भी बेटा पढ़ लिया. अब वंस द गैमीट्स आर फॉर्म्ड, नाउ द सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ दे ट्रांसफर. भाई बन तो गए, गैमीटोजेनेसिस हो गया, नाउ द गैमीट्स आर रेडी, बट नाउ द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज द ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स. अभी तो मेल और फीमेल सेपरेटली बना है, जब वो ट्रांसफर होगा तभी तो जाकर के फ्यूजन होगा. तो इसको ट्रांसफर होने के लिए हमें एक मीडियम की जरूरत पड़ती है. ठीक है, एक मीडियम इज रिक्वायर्ड, वन मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द transfer of gametes. In most of the cases, male gametes are motile in nature and female is non-motile or stationary. Motile means जो movement कर सकता है, non-motile का मतलब जो movement नहीं कर सकता, stationary है. Is that clear? अब देखिए इसी से रिलेटेड एक आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है. इज वेरी इंपॉर्टेंट. Why the count of male gamete is more than that of the female gamete? Why?
क्यों? क्योंकि मेल गैमीट को अपनी बॉडी से फीमेल गैमीट तक जाना होता है इतने लंबे पाथ को तय करके। सो इन ऑर्डर टू कंपनसेट दैट लॉस, उसको ज्यादा से ज्यादा नंबर में प्रोडक्शन करना है, जबकि फीमेल गैमीट को तो जाना ही नहीं है कहीं, तो उसका जो लॉस है एज कंपेयर टू मेल गैमीट हमेशा कम होता है। इज दैट क्लियर? तो एक बार फटाफट हम लोग जरा एक बार रिवाइज कर ले नटशेल में क्या क्या पढ़ा आज आपने पढ़ा गैमीटोजेनेसिस, आपने क्या पढ़ा? गैमीट ट्रांसफर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मोनोशियस, डाइशियस, होमोथैलिक, हेट्रोथैलिक, एंथेरोजॉइड, स्पर्म, पिस्टिलेट, स्टैमिनेट, इन पॉइंट्स पे प्लीज अच्छे से फोकस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक यू।